हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राघव शर्मा और आज आपके लिए लाए हैं एक वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के जो अलग अलग नाम हैं वो कैसे पड़े और उनके पीछे की कहानी क्या है। तो जैसा कि आप सब लोग देख देख जानते हैं कि भारत को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर मैं हिंदी भाषा की बात कर लूँ तो भारत या भारतवर्ष ये हमारे एंशियंट नाम रहे हैं। इसके अलावा नाभिवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, बाय द वे ये फॉरेन भाषा का है। तो ये हिंदुस्तान हो गया, इंडिया, ये सारे नाम जो है बहुत ही प्रचलित रहे हैं। तो एक ही कंट्री को इतने सारे नामों से जाना जाता है, तो आपको इन सब के पीछे की कहानी जो है आज हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जैसे तियानजू, तेंजिकू, जेंडू, मेलुहा और ये जम्बूद्वीप, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो हम कोशिश करेंगे इन सभी को कवर करने की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत से। देखिए, भारत और भारतवर्ष एक ही चीज़ है। संस्कृत भाषा में वर्ष का मतलब होता है भूमि। तो भारतवर्ष मतलब भारत की भूमि। हम हिंदुस्तानियों ने जो अपने भारत भूमि का नाम रखा वो भारत ही रखा था। भारतवर्ष आप जिसे कहते हैं, ये बेसिकली जो नाम रखा गया है, ये इसके पीछे एक मेन सेंट्रल फिलॉसफी है, राजा भरत चक्रवर्ती। एक राजा भरत थे, उनके नाम के ऊपर ये हमने जो है इसको भारत कहना शुरू किया है। तो ये पूरी कहानियाँ जो हैं इन राजा भरत के आसपास घूमती हैं कि ये कौन थे, इनके पूर्वज कौन थे और जो है इन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विष्णु पुराण जो है, इसमें इसका सबसे पहले जिक्र मिल रहा है। इसके एक श्लोक में लिखा हुआ है कि वो भूमि जो समुद्र के पूर्व में हो तथा बर्फ से ढके हुए जो माउंटेन्स हैं उसके साउथ में हो, इसके बीच की आप लैंडमास को बोलेंगे भारत। ठीक है। और उसमें श्लोक में आगे लिखा हुआ है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ रहते हैं भरत के वंशज, इसलिए इनको जो है इस भूमि को भारत कहा जा रहा है। भरत कौन है? ऑब्वियसली ये राजा भरत चक्रवर्ती, इनके वंशज जो रहते हैं उस भूमि को हम लोग भारत बोल रहे हैं। तो आप देखेंगे ये ओशियन दिख रहा होगा आपको पूरा, है ना। इसके नॉर्थ में ये पूरा ये लैंड मास, ऊपर जाएंगे तो ये आपको माउंटेन्स मिलेंगे जो बर्फ से ढके हुए हैं, तो उसके साउथ की पूरी ज़मीन। तो यानी कि यहाँ पे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है ये इतनी पूरी ज़मीन, ये पूरी भारतवर्ष है। तो बेसिकली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला जिक्र मिलता है हमको महाभारत में। महाभारत कहता है कि एक राजा दुष्यंत थे जिनका की विवाह शकुंतला से हुआ था। तो आपको थोड़ा यहाँ जानना जरूरी है कि शकुंतला कौन थी। एक्चुअली में एक ऋषि थे विश्वामित्र, आप लोगों ने बचपन में शायद कहानियाँ सुनी हो। ये भारत भूमि के 7 प्रमुख ऋषियों में से एक थे, बहुत ही भारत भूमि के प्रमुख ऋषि थे ये। इनके तप से डर के उनकी यज्ञ को भंग करने के लिए इंद्र ने भेजा किसको? एक अप्सरा को, मेनका को। तो इन दोनों के मिलन से जो पुत्री उत्पन्न हुई वो थी शकुंतला। शकुंतला और दुष्यंत के विवाह से जो लड़का जो बच्चा पैदा हुआ वो था सर्व दमन, सबका अंत करने वाला। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव बॉय था, मतलब आपने बचपन में खूब कहानियाँ सुनी होंगी। 8 साल की उम्र में तो ये लगभग जो है शेरों के साथ खेलने लगे थे, ऐसा वैसा बहुत कहानियाँ सुनी होंगी आपने। आगे चल के इन्हीं का नाम जो है राजा भरत पड़ा। और क्योंकि ये चक्रवर्ती सम्राट थे, इन्होंने पूरे जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीता था और उस पर शासन किया था, इसलिए जो है इनको भरत चक्रवर्ती कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पे भारत को हम बोलते हैं भारत वर्ष। यानी राजा, वर्ष माने लैंड यानी भूमि, और भारत ये भरत से आया है। भरत की भूमि, भरत द्वारा जीती हुई भूमि या भरत द्वारा शासित की गई भूमि को भारतवर्ष कहते हैं हम लोग। अगला उल्लेख आप देखेंगे ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद में एक फेमस युद्ध की कहानी है, आपने अगर सुना हो तो उसको, बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं? दशराग्य, दशराग्य युद्ध।
इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, एक कबीला है भरत कबीला, इसके राजा हैं सुदास। इन सुदास के अगेंस्ट में कुल 10 राजाओं ने एक संघ बनाया, कन्फेडरेशन। वो संघ इनके खिलाफ लड़ा, लेकिन उस दशराग युद्ध में किसकी जीत हो रही है, राजा सुदास की जीत हो रही है। ठीक, तो इन्होंने क्या है, 10 राजाओं को, भारत के 10 प्रमुख राजाओं को हराया। तो इस वजह से इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली, और जिसने इनका नाम सुना, खुद को उसने जो है, हर व्यक्ति ने अपने आप को भरत कबीले का सदस्य बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सभी लोग अपने आप को भरत कबीले का सदस्य बोलने लगे। ये मुझे कुछ ज़्यादा लॉजिकल लगता है, ये बात सही भी है। तो इस वजह से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भारतवर्ष बोला जाने लगा। किसके आधार पे, भरत कबीले के आधार पे। अगली मान्यता हमको देखने को मिल रही है, पौराणिक मान्यता। ये जो हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, और इस यही कॉमन स्टोरी आपको जैनिज्म में भी देखने को मिलती है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो बताती है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। देखिए, ये कहानी कुछ इस तरह की शुरू होती है। आप सभी को पता होगा कि अपने हिंदू मान्यता में पृथ्वी के प्रथम राजा थे राजा मनु, स्वयं भू मनु कहा जाता है इनको। इनके पोते थे, ग्रैंडसन। कौन था, इनके पोते थे अग्निद्र। अग्निद्र हुआ क्या था, राजा मनु जैसा मैंने बताया पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। सिमिलरली ये अग्निद्र का भी पूरे पृथ्वी पर राज था। लेकिन जब ये अग्निद्र रिटायर होते हैं तो ये अपने पूरे साम्राज्य को कुल 9 भागों में बांट देते हैं, और उसमें से वो भाग जो हिमालय के साउथ में हैं, यानी कि मोटे तौर पे कहा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसके हिस्से में आता है, राजा नाभि के हिस्से में। ये इनके बड़े पुत्र थे राजा नाभि। ठीक है, जैनिज्म में इनको नाभिदेव भी कहा जाता है। ठीक, यहीं से भारत को नाभि वर्ष भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि भारत के पहले राजा हो रहे हैं ये नाभि वर्ष। ठीक, कहाँ कहा जाता है, जैनिज्म में। ठीक, नाभि वर्ष इनकी जो है शादी हो रही है मेरू नामक कन्या से। ये जो है ये इंद्र की पुत्री थी, ये मेरू। तो हो क्या रहा है, इन दोनों के शादी से जो लड़का पैदा होता है वो है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैनिज्म में इनको बोला जाता है, ये जैनिज्म के ये प्रथम तीर्थंकर हैं ये। ठीक, और अगर हिंदू मान्यताओं की अगर हम बात माने तो ये विष्णु के 8वें अवतार थे। ठीक, तो ऋषभदेव के 2 लड़के थे, पहला भरत और दूसरा बाहुबली। ठीक, भरत वॉज द नेचुरली टैलेंटेड पर्सन, और आगे चल के यही चक्रवर्ती सम्राट बने, तो इनका नाम पड़ा भरत चक्रवर्ती। और यहीं से भारत भूमि को कहा जाने लगा भारत वर्ष। भारत वर्ष। ठीक, संस्कृत लिटरेचर में देखने को मिलता है, देखिए जो नाभि वर्ष नाम था, संस्कृत साहित्य कुछ जो है इसको अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। नाभि का मतलब हो गया, ये 2 शब्दों से मिलके बना है, नाभि और वर्ष। वर्ष मैंने आपको बताया इट्स अ लैंड, यानी स्थल भाग, और नाभि इट्स अ सेंट्रल पार्ट। आपके शरीर का सेंट्रल पार्ट नाभि होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे संस्कृत साहित्य ये कहना चाह रहा है कि पूरे पृथ्वी के सेंट्रल पार्ट जो है वो है भारत भूमि। इसी कारण इसको नाभि वर्ष कहा जा रहा है। देखेंगे आप, ये वर्ल्ड मैप है आपके सामने, तो इसमें आपको ओवरऑल थोड़ा आइडिया लगेगा, और आप थोड़ा देख के कह सकते हैं कि हाँ, ये मोर और लेस भारत जो है वर्ल्ड के सेंटर में है। ये देखिए इक्वेटर निकल रहा है, आधा ऊपर है आधा नीचे है, और ऑलमोस्ट सेंटर में आप कह सकते हो इसको। वैसे सेंटर में होता तो ये 0 डिग्री पे होता, बट ठीक है, ये इंसानों ने बनाई है 0 डिग्री। ये सब हम चाहते तो यहाँ से बना सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। तो आप जो है भारत को सेंटर में होने के कारण नाभि वर्ष भी कहते हो।
इस तथ्य की जो है पुष्टि हमको देखने को मिलती है जापानीज वर्ड तैंजिकू। ये तैंजिकू का नाम मैंने क्यों लिया, ये जो है जापानीज लोग भारत के लिए इस्तेमाल करते थे। तैंजिकू ये मूलतः तियान शब्द से मिलकर बना है और जीकू शब्द से मिलकर बना है। जीकू माने होता है सेंट्रल पार्ट और ये है स्वर्ग। तियान का मतलब होता है स्वर्ग। तो यानी कि पृथ्वी का स्वर्ग जैसा दिखने वाला सेंट्रल पार्ट वो है भारत। ये जापान बोल रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे ही संस्कृत साहित्य में दूसरा नाम हमको देखने को, ऑब्वियसली जो भारत नाम है इसका संस्कृत साहित्य अपने हिसाब से जो है वर्णन करता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भा और रत। देखें, भा का मतलब होता है ज्ञान और रत माने उसमें डूबा हुआ या उसकी खोज में लगा हुआ। तो जो ज्ञान में डूबा हो या उसकी खोज में लगा हो, उसे, उस भूभाग को हम बोलते हैं भारत। क्या आप लोग ज्ञान की खोज में हैं? और नहीं है तो क्यों उसका नाम भारत रखवा दिया आपने? संस्कृत में ही एक और इसकी डेफिनेशन मिलती है आपको, भ्र। ये भारत शब्द जो है, जो भ्र वर्ड से मिला है, इसका मतलब होता है अग्नि। यानी अग्नि को धारण करने वाला या अग्नि के समान दिखने वाला जो लैंडमास है वो है भारत। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जो है हिंदुइज्म में आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जो भारत भूमि के लिए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है जम्बूद्वीप। देखिए, ये हिंदू पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है ये, ठीक है। इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको मिल पाना मुश्किल है। मोरलेस इसको कहा जाता है कि जम्बू ट्री जहाँ पर था उस लैंडमास को जम्बू द्वीप कहा गया। तो जम्बू ट्री की वजह से इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। मुझे नहीं लगता ये इस वजह से इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा होगा। बेसिकली इसके फल जो है गुआवा जैसे होते हैं। आप थोड़ा सा इसको थोड़ा डीप में देखेंगे तो जम्बू द्वीप की फिलॉसफी के अनुसार ये यूनिवर्सल आइलैंड था जिस पे पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की पॉपुलेशन रहती थी। जैसे कि वैगनर का जो सिद्धांत था उसमें जो पैंजिया वर्ड इस्तेमाल किया गया था वो हमारे जम्बू द्वीप से मिलता जुलता है। इसके सदर्न पार्ट को भारत खंड बोला जाता है। तो जम्बू द्वीप का एक्सप्लेनेशन एक जो आपको देखने को मिलेगा, जम्बू ट्री होने के कारण इसको जम्बू द्वीप कहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये सुपर लैंड मास था। ये इसके एक भाग को भारत बोला जाता था। देखें, आर्यवर्त, ऑब्वियसली ये आर्यों से जुड़ा हुआ शब्द है। इसके अनुसार आर्यों की भूमि को हम आर्यावर्त कहते हैं। लेकिन याद रहे, ये पूरे भारत को नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया को बोलते हैं। यानी कि सिंधु नदी से लेके गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा है वहां तक का पूरा नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन्स है, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं आर्यावर्त, ठीक है। दक्षिण भारत को हम इस वक्त क्या बोलते थे? द्रविड़ भूमि, ठीक है। तो ये आर्यावर्त पूरे इंडिया के लिए नहीं है। ऐसे एक वर्ड आता है मेलुहा। ये मेलुहा क्या है? देखिए, सिंधु सभ्यता के समकालीन एक थी मेसोपोटामियन सभ्यता। तो उन दोनों के बीच में ट्रेड होता था, ठीक है। तो मेसोपोटामियन लोग जो है वो हमको बोला करते थे मेलुहा। उन लोगों ने नाम दिया था मेलुहा। तो याद रहे, पूरे भारत के लिए नहीं है, ये सिंध क्षेत्र के लिए है, सिंध नदी के आसपास के क्षेत्र के लिए, ठीक। चलिए, आपको अगले कुछ विदेशी नामों से मिलवा देते हैं। हिंदुस्तान जो है इंडिया का नाम था। ये हिंदुस्तान नाम ऑब्वियसली हमको विदेशी लोगों ने दिया है। देखिए, हिंदुस्तान और इंडिया दोनों ही नाम शुरू कहाँ से हो रहे हैं? सिंधु शब्द से। सिंधु ये एक नदी है जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से होती हुई अधिकतर भाग जो है बहता है ये पाकिस्तान में। आप देख पा रहे होंगे, ये रही सिंधु नदी, ये कैलाश रेंज से निकल रही है और ये ऐसे अधिकांश भाग पाकिस्तान में उसका बहता है। तो था क्या, जो पर्शियन लोग थे और जितने भी विदेशी जो आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स, उनको जब इंडिया आना पड़ा तो पहले सिंधु नदी को पार करना पड़ेगा। तो सिंधु से जो है उनकी मुलाकात पहले हुई, तो सभी ने सिंधु नदी को अपने अपने हिसाब से नाम दिया। तो जो फारसी लोग थे, पर्शियन, उन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला? हिंदू नदी। क्या कारण था? इनके यहाँ पे सिंधु का जो एस है, ये सा नहीं बोल पाते, इसको ये हा बोलते थे। इसी वजह से इन्होंने सिंधु को हिंदू बोला, हिंदू नदी बोला, ठीक है।
और लेटर ऑन हिंदू नदी के ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं उसको उन्होंने क्या बोला, हिंदूज। बेसिकली ये जो डैरियस फर्स्ट था, जो ईरानियन था इन्वेडर, तो वो उसने जब इंडिया के कुछ सिंध वाले रीजन्स को जीता था, तो उसने जो एक इंस्क्रिप्शन खुदवाया था उसमें उसने लिखा था कि मैंने कौन कौन से क्षेत्र जीते हैं, तो उसमें उसने हिंदुस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो वो हिंदुस शब्द यहीं पे इंडस नदी के आसपास के क्षेत्र के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। इसके बाद लेटर ऑन इंडिया शब्द कहाँ से आ रहा है, तो देखिए ईरान के पास में ही है, ये रहा इटली, ग्रीस, है ना। तो ये ग्रीस लोग थे, इन्होंने ग्रीस ये ग्रीस के लोग जब सिंधु नदी इन्होंने जब हिंदू वर्ड को सुना तो उन्होंने उसका कर दिया इंडोस शब्द, यानी संस्कृत वर्ड जो सिंधु था उसका हुआ हिंदू और हिंदू से हुआ इंडोस। ठीक है। तो जो इंडोस रिवर थी, इसको लैटिन साहित्य में यानी कि रोमन भाषा में इसी को इंडोस नदी को बोला गया इंडस। ठीक है। आज भी सिंधु नदी को लैटिन भाषा में या अंग्रेजी भाषा में इंडस ही कहा जाता है। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहीं से वर्ड आया इंडिया, यानी कि इंडस नदी के पास रहने वाले लोग इंडियंस, और वो जो भूभाग है उसको हमने पूरे को बोला इंडिया। ठीक है, यहाँ से ये इंडिया वर्ड आ रहा है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से शब्द जो है उनका मॉडिफिकेशन होता जाता है और उसका अलग ही रूप निकल के आता है। सिंधु ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है एक विशाल वाटर बॉडी, एक बहुत बड़ी जल राशि। ठीक है। ऐसे आपको और भी अदर नाम मिलेंगे, जैसे तियानजू मिलेगा, ये चाइनीज वर्ड है। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन आई गेस जेंगजू है ये, हम लोग लेकिन जो है टी को ता बोल देते हैं, चाइना में कुछ और प्रोनाउंसिएशन होता है। ये बेसिकली हिंदू नदी का जो है उसको इन्होंने सियांगजू बोला अपने चाइनीज़ कन्वर्जन में। और जो येंगडू है ये भी चाइनीज़ है, और ये आपका प्रेरित है किससे, सिंधु नदी से। ठीक है, बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है। तेंग जी को मैं आपको बता चुका हूँ, ये है जापानीज़ वर्ड, जापानीज़ लोगों ने इंडिया को नाम दिया था तेंग जी को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगले वीडियो में हम लोग अब इंडिया शुरू करेंगे, उसकी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, पूरा फिजिकल डिवीज़न। तो इस तरीके से ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।